बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान आपके साथ सोशियोलॉजी ADP 2 के नए लेक्चर के साथ। हमने इससे पहले लेक्चर में एमाइल डरख़ाइम के मुतालिक पढ़ा कि उनके हालात ज़िंदगी। उसके बाद हमने एमाइल डरख़ाइम के जो हैं वो नज़रियात के बारे में हमने पढ़ा कि एमाइल डरख़ाइम ने कौन कौन से नज़रियात जो है वो हमें दिए हैं। आज हमने पढ़ना है कि जो हमने माशरती हक़ाइक़ के बारे में बात की थी और उसके साथ हमने माशरती हक़ाइक़ की इक़साम की बात की थी, लेकिन उस लेक्चर में हम सिर्फ जो है वो माशरती हक़ाइक़ और सोशल जो आपका प्रेशर है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ और उसके हिसाब से जो प्रेशर बनता है, जो माशरती हक़ाइक़ का नज़रिया है, उसको हमने शुरू किया था। आज के लेक्चर में हमने उसी को कंटिन्यू करना है कि माशरती हक़ाइक़ की इक़साम क्या हैं और एमाइल डरख़ाइम जो है जो माशरती हक़ाइक़ कहता है कि माशरती वाक़यात की जड़ ग्रोह के अक़ायद और अफ़ाल हैं, सोचने और काम करने के ऐसे अंदाज़ जो बार बार दोहराए जाएं और अफराद में बतौर नमूना के कायम हो जाएं, उनको हम माशरती हक़ाइक़ कहते हैं। और यही माशरती हक़ाइक़ ऐसे नमूने हैं जो एक जिस्म की शक्ल इख्तियार करके ठोस हकीकत बन जाते हैं कि जिनको हम ना तो इग्नोर कर सकते हैं ना निगलेक्ट कर सकते हैं। माशरती हक़ाइक़ की जो है वो डरख़ाइम ने 2 इक़साम बताई हैं। ठीक है, पहली है उसकी मादी हक़ाइक़ और दूसरी है उसकी गैर मादी हक़ाइक़। मादी हक़ाइक़ जो है वो कौन कौन से हैं? इसमें इमारतें, घर वगैरह शामिल हैं जो कि फ़र्द के किरदार को मुतासिर करती हैं। और दूसरा है नॉन मटीरियल फैक्ट्स हैं। इसमें तमाम गैर मादा अनासिर जैसे मामूलात हैं, मज़हब है, सकाफ़त है, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि फ़र्द के किरदार को मुतासिर करती हैं। अब आप देखें कि हम ज़िंदा हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पर जो है वो सिर्फ़ ज़िंदगी में असरअंदाज़ हो रही हैं, हमारा मज़हब असरअंदाज़ हो रहा है और हमारी जो है वो तालीमात असरअंदाज़ हो रही हैं या सकाफ़त असरअंदाज़ हो रही है। माशाल्लाह आप सब अब इतने बड़े हो चुके हैं और ज़िंदगी के हम इतने साल गुज़ार चुके हैं, तो आप सबको पता है कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो असरअंदाज़ होती हैं और जिनका हम बार बार ज़िक्र भी करते हैं। यहाँ पे जो मटीरियल जो उन्होंने बताए हैं, सोशल फैक्ट्स बताए हैं, उसमें इमारतें और घर हैं। अगर हम इन 2 लफ्ज़ों को ही लेकर चलें तो आप ख़ुद देखें कि ये 2 लफ्ज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मानी रखते हैं। इसमें किस तरीके से कि घर है तो घर सिर्फ़ जो है वो आपका ईंट, पत्थर, सीमेंट से बनी हुई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम नेसेसिटीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको घर के अंदर रहकर मिलती हैं। उसमें अगर मैं अपनी तरफ से अगर आपको मैं कहूँ कि सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए है, जो हमारी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं, खाना चाहिए हमें, लिबास चाहिए हमें, तो यही जो 2 चीज़ें हैं इनको अगर हम ले लें और इनको मुहैया करने की कोशिश करें तो देखें कि वो जो ज़िंदगी का सर्कल बनता है वो हम पर कितने बुरे तरीके से असरअंदाज़ होता है कि हम उसके लिए जो हम कमाने की कोशिश करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो ज़रिया अपनाते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है, कम है, ज़्यादा है, नहीं पूरी हो रही, जो भी है, तो ये या फिर हमारे बहुत अच्छे हालात हैं लेकिन किसी और वजह से बीमारी है
ज़िंदगी के मसाइल हैं और बहुत तरह तरह की फीलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी जुड़ी हुई हैं, जो हम पर अंदाज़ होती हैं। जिस तरह से सकाफ़त असरअंदाज़ होती है, मज़हब असरअंदाज़ होता है, हमारी ज़िंदगी के मामूलात असरअंदाज़ होते हैं, इस तरह से जो हमारी मटीरियल जो फैक्ट्स हैं या जो हमारी जो मादी जो आपके हक़ाइक़ हैं वो भी असरअंदाज़ हो रहे होते हैं और हमारे किरदार को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। ज़्यादा मुतासिर करने में अच्छे अंदाज से भी मुतासिर हो सकते हैं और खुदा न खास्ता बुरे अंदाज से भी मुतासिर हो सकते हैं। अब यहाँ पर माशरती हक़ाइक़ से दरख़ाम की ये मुराद है कि फ़र्द पर बैरूनी तौर पर ऐसी चीज़ें असरअंदाज होती हैं जिनकी वजह से वो माशरती मामूलात और रस्म व रिवाज की पाबंदी करता है। हमने उस दिन का लेक्चर जो हमारा बहुत लंबा था, उसमें भी हमने इसी चीज़ को समझने की कोशिश की थी और इसी चीज़ पर हमने फोकस किया था कि फ़र्द पर बैरूनी तौर पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज हो रही होती हैं और जिसकी वजह से वो माशरती जो मामूलात हैं और रस्म व रिवाज हैं उनकी पाबंदी करता है। और क्यों पाबंदी करता है कि अगर वो इन माशरती मामूलात की पाबंदी नहीं करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। हमने ये बात भी उस दिन डिस्कस की थी कि सज़ा जो है वो माशरा हमें ना जेल की सूरत में देता है ना किसी और तरीके से देता है, लेकिन एक प्रेशर ज़रूर होता है, लाइक डिसलाइक और अच्छा समझना और अच्छा ना समझना, नफ़रत मोहब्बत, ये वाले जो फीलिंग्स हैं ये हम में डेवलप होती हैं, मौजूद होती हैं और यही चीज़ें हमें जो है वो मुतासिर करती हैं। ये डर उस पर बैरूनी तौर पर कायम होता है। माशरती हकीकत वो माशरती दबाव है जो माशरती और सकाफ़ती मामूलात की वजह से अफराद पर कायम होता है। ये दबाव हर तबके में, हर दर्जे में, हर फ़िरके में, हर ग्रोह में, हर मोहल्ले में और हर शहर में पाया जाता है, क्योंकि मामूलात का निज़ाम माशरे के हर हिस्से में फैला हुआ है। माशरा चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, बैकवर्ड है, कैसा ही माशरा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं ना, तो माशरे भी मौजूद हैं। दुनिया के हर हिस्से में, हर खित्ते में माशरे मौजूद हैं, तो ये दबाव हर जगह पर पाया जाता है। अब इसका हम ये मतलब भी अख़ज़ कर सकते हैं डरख़ाइम की थ्योरी के मुताबिक या डरख़ाइम के मुताबिक कि दबाव या डर फ़र्द पर चूँकि बैरूनी तौर पर असरअंदाज होता है, इसलिए वो मामूलात की खिलाफ वर्जी ऐसे मौके पर करता है जहाँ उसे लोग ना देख रहे हों। यानी कि जब उसको ये खौफ होता है कि लोग देख रहे हैं या लोगों को पता चल जाएगा। आप देखें ना, हमें किस चीज़ से डराया जाता है, लोग क्या कहेंगे, कैसे बाहर जा रहे हो, नज़र नहीं आता लोगों को, क्या ये करोगे तो क्या पता नहीं चलेगा। इसी किस्म के, इसी से मिलते जुलते जुमले होते हैं ना, जिनकी वजह से हमें डराया जाता है और हमें खौफज़दा करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो प्रेशर हैं जो बैरूनी तौर पर असरअंदाज होते हैं और लोग उस वक्त अमूमन मामूलात को पीछे छोड़ देते हैं जब वो ये समझते हैं कि घर में, कमरे में, रात की तारीकी में, सुनसान गली में या दीगर अफराद से अलग होकर जब वो मामूलात की खिलाफ वर्जी करता है, जुर्म करता है, क्योंकि माशरती दबाव ऐसे मौके पर मौजूद नहीं होता या कम होता है और उसे जो है ये यकीन भी हो जाता है कि इसके जुर्म का दूसरों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई दबाव, खौफ नहीं है जो उसे जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखे। इसलिए माशरती दबाव जुर्म का कुल्ली सदेबाब नहीं है। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि लोग जो है वो सोशल प्रेशर की वजह से जो हैं वो जुर्म से दूर रहते हैं या इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से दूर रहते हैं ताकि पता ना चल जाए, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% ऐसा भी होता है। दूसरा, यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल हम ख़ुद भी दे सकते हैं कि देखें, जहाँ पर हमारे माशरों में मामूलात की जो पाबंदी की जाती है और मज़हब के हवाले से, क्योंकि मज़हब की छाप हमारे माशरे पर ज़्यादा है और होनी भी चाहिए,
तो हम वैसे भी अगर आप कल्चरल भी देखें तो हमारा जो लिबास है वो कमीज़ शलवार और दुपट्टा है या चादर है। हम ये 3 चीज़ें जो हैं वो अपने सकाफ़त का हिस्सा भी समझते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिहाज से भी हम समझते हैं, मज़हब के लिहाज से तो है ही हैं। तो हम इनको लेकर चलना और इनको पहनना जो है वो बड़ा सोशली लाइक भी किया जाता है, अच्छा भी समझा जाता है और बड़ी जो है अच्छे वर्ड्स में मतलब एक एप्रिसिएशन भी दी जाती है। लेकिन आप देखें कि एक आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कि जब वो किसी दूसरे माशरे में जाता है और वहाँ पर वो सेटल्ड होता है या विज़िट के लिए जाता है, तो जब उन्हें ये होता है कि अच्छा यहाँ पे तो सारे ही ऐसे हैं, तो हमारे माशरे के कौन सा कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी तस्वीरें या हमारी ख़बरें पीछे जो है हमारी फैमिली या मिलने जुलने वाले लोगों तक पहुँचाएँगे। तो अमूमन वो लिबास के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में जो मौजूद होती हैं, उससे वो जो है वो क्या करते हैं कि पीछे हट जाते हैं या उनको चेंज कर लेते हैं। डरखाइम के इस नज़रिए से ये साबित हुआ कि माशरती हकीकत का नज़रिया फ़र्द की माशरती ज़िंदगी की पैदावार है, कि जो माशरती हकीकत का उसने फ़लसफ़ा या नज़रिया दिया है वो हमारी माशरती ज़िंदगी की पैदावार है। फ़र्द की तरबियत के दौरान जिस कदर सकाफ़ती इक़दार, अक़ायद और मामूलात का ज़ोर होगा, इस कदर वो अपने किरदार में माशरती हक़ाइक़ का दबाव महसूस करेगा और मामूलात की खिलाफ़ वर्जी कम से कम करेगा। अभी जो मैंने आपसे बात की, अब अगर उन्हीं लोगों में जो किसी दूसरे माशरे में जाते हैं और बहुत हद तक अपना लिबास या अपनी वैल्यूज़ को पीछे छोड़ देते हैं या ये समझते हैं कि अच्छा जब तक हम इस माशरे में हैं तो हम ऐसे ठीक हैं और वापस अपने माशरे में जाएंगे तो फिर वही लिबास, वही अंदाज़ अपना लिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी तरबियत में जो मामूलात हैं, जो सकाफ़ती इक़दार हैं, जो अक़ायद हैं, उन पर ज़ोर नहीं दिया गया और उनकी तरबियत या उनकी शख्सियत के अंदर वो बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं है। क्योंकि अगर फ़र्द की तरबियत में इन मामूलात में ज़ोर दिया गया हो तो वो जो है वो इसको जिस भी माशरे में जाएगा, जहाँ पे भी फ़र्द रहेगा, चाहे वो मर्द है औरत है, उसको अपने साथ जो है वो लेकर चलेगा और उसकी अहमियत उसके नज़दीक कम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डरखाइम की नज़र में गैर मादी हक़ाइक़ ज़्यादा अहम हैं। डरखाइम ने इमरानियात को माशरती हक़ाइक़ के मुताले का नाम दिया है। माशरती हक़ाइक़ 2 तरीक़ों से मालूम किए जा सकते हैं। पहले उस ताकत से जो वो अफराद पर दबाव डालते हैं और जिसका इजहार माशरती मंजूरी से होता है। अब हमने उस दिन माशरती हकीकत को या जो माशरती हक़ाइक़ हैं उनको हमने एक फ़ोर्स का, एक ताकत का नाम दिया था कि माशरती हक़ाइक़ 2 तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं। पहले उस ताकत से जो वो अफराद पर डालते हैं और जिसका इज़हार किस तरीके से होता है, सोशल अप्रूवल से होता है। सोशल अप्रूवल क्या होती है, ये जो अभी हम उस दिन भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं कि आप माशरे में एडजस्ट हैं, आपको लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त जो है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मिल रही होती हैं और इस तरह से जो है वो आपको पसंदीदगी का एक अंदाज़ मिलता है। दूसरे इन हक़ाइक़ के ग्रोह में नफूस से के डरखाइम ने तकलीफ़ को इंफरादी अमल करार दिया है और ये एक माशरती हकीकत नहीं है। इसके असरात माशरती ज़िंदगी पर हैं। इसके बरक्स समाजी इदारे माशरती हक़ाइक़ हैं, क्योंकि ग्रोह की इज्तिमाई ज़िंदगी ने इनके अक़ायद और आदाब को तस्लीम कर लिया है और ये इदारे फ़र्द से बाहर इस पर दबाव डालते हैं। इस वजह से डरखाइम ने सोशियोलॉजी की तारीख़ में कहा है कि ये जो समाजी इदारे हैं ये माशरती हक़ाइक़ हैं, क्योंकि ग्रोह की इज्तिमाई ज़िंदगी ने इनके अक़ायद और आदाब को तस्लीम कर लिया है
और ये इदारे फ़र्द से बाहर इस पर दबाव डालते हैं। इस वजह से डरखाइम ने सोशियोलॉजी की तारीफ़ में कहा है कि ये इदारों की साइंस है, यानी कि जो हमारे इदारे हैं वो माशरती हकीकत हैं, जो हम तकलीद करते हैं, किसी चीज़ को अपनाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ये सब जो है वो हमारा इनफरादी अमल है, जबकि इदारों का जो है वो दबाव हम पर मौजूद रहता है। माशरती हक़ाइक़ आज, हाँ, इस लेक्चर के साथ आप इससे पिछला जो लेक्चर था उसको ज़रूर सुन लें, और बार बार सुनेंगे तो आपको इसके अंदर की जो वजाहत है या जो आपको समझ के आने वाली जो चीज़ें हैं वो समझ आएंगी, और मैं भी कोशिश करूँगी कि उसको आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूँ। माशरती हक़ाइक़ इनफरादी ख्वाहिशात की पैदावार नहीं हैं, इसलिए नफ्सियाती तहक़ीक़ के तहत नहीं आते। ये फ़र्द से बाहर हैं और इसके किरदार को मुतासिर करते हैं, बदलते हैं, इसकी रहनुमाई करते हैं। इस तरह इनफरादी हक़ाइक़ और माशरती हक़ाइक़ एक दूसरे से वाबस्ता हैं, लेकिन एक दूसरे में गलत मलत नहीं हो जाते। इनफरादी और माशरती हक़ाइक़ दोनों एक दूसरे के मतवाज़ी होते हैं, यानी कि जो इनफरादी हमारे हक़ाइक़ हैं वो अपनी जगह अहमियत रखते हैं और वो मुतासिर भी होते हैं, बदलते भी हैं। जो माशरती हक़ाइक़ उससे मुतासिर होते हैं, और माशरती हक़ाइक़ जिस तरह हमारी रहनुमाई करते हैं उसी तरह से हमारी सोच में तब्दीली आती है, हमारी ज़िंदगी में, माशरे में। लेकिन ये इनफरादी और माशरती हक़ाइक़ जो हैं ये साथ साथ चलते रहते हैं। अब जो माशरती हक़ाइक़ हैं ये हमारी इनफरादी जो ख्वाहिश हैं उसके मुताबिक नहीं पैदा होते, इसलिए किसी नफ्सियाती तहक़ीक़ के तहत भी नहीं आते। ठीक है, तो ये था माशरती हक़ाइक़ का नज़रिया, जो इससे पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको जो है वो मैंने समझाने की कोशिश की। आज हमने उसकी इक़साम की थी, इसको भी मैंने बहुत कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन फिर वही बात कि जब तक आप उसको साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अब अगला है समाजी इस्तेहकाम का नज़रिया। डरखाइम कहता है कि तकसीम कार की बिना पर माशरे में माशरती वाक़यात रूनुमा होते हैं। कदीम और तरक्की याफ्ता माशरों का मुकाबला करते वक्त वो कदीम माशरे को मैकेनिकल और तरक्की याफ्ता माशरे को उज़वी ऑर्गेनिक कहता है। वो कहता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर हमने की थी ना, आप एक दो लेक्चर्स जो पिछले हैं उनको निकाल के देखें, उसमें माशरती वाक़यात रूनुमा होते हैं, और वो फिर यहाँ पर उनका जो तज्ज़िया कैसे कर रहा है कि माशरे को उसने दो हिस्सों में, कदीम माशरा और तरक्की याफ्ता माशरों में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब उसने जो कदीम माशरा है उसको मैकेनिकल कहा है, और जो आपका तरक्की याफ्ता माशरा है उसको उज़वी या ऑर्गेनिक कहा है। मैकानी इस्तेहकाम इस तरह माशरे में पाया जाता है जिसके अफराद में यकसानियत पाई जाती हो। उज़वी इस्तेहकाम ऐसे माशरों में पाया जाता है जिसके अफराद में समाजी और माशी इख्तलाफात मौजूद हों। यानी कि उसने उज़वी ऑर्गेनिक माशरा किसको कहा है? तरक्की याफ्ता माशरे को कहा है। तो तरक्की याफ्ता माशरा आप शुरू के सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को जहन में लाएं, सुने, तो उसमें हमने जो शहरी ज़िंदगी है, जो अर्बन जो आपके एरियाज़ हैं, उस जिसमें टेक्नोलॉजी है, साइंस की तरक्की है, हर लिहाज से वो डेवलप्ड हैं, और वहाँ पर रहने वाले क्योंकि पूरे मुल्क से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आने वाले हैं, और वो इसी ख्वाहिश और इसी वजह से आते हैं कि वो यहाँ पर आकर अपने मायार ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, चेंज कर सकें, और बेहतर से बेहतर जो है वो सहूलियात को अपना सकें। तो इस वजह से वो अपने देही इलाक़ों को, अपने कस्बों को, अपनी जो आबाओ अजदाद की जो ज़मीनें हैं उनको छोड़ते हैं और नया सेटअप इख्तियार करते हैं। तो जब वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ सोच, मुख्तलिफ़ आबो हवा, मुख्तलिफ़ खित्तों के लोग होंगे, तो लाज़मी बात है उनमें समाजी लिहाज से भी फ़र्क होगा और उनमें माशी इख्तलाफात भी होंगे कि जिस तरह की उनको जॉब्स मिली, जिस तरह के उन्होंने जो है वो आकर अपना सेटअप अपनाया, जिस तरह की उन्होंने उनका पहले बैकग्राउंड था, जितनी उनके पास जो पैसा था, उसी के मुताबिक जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। तो समाजी लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी उसमें इख्तिलाफात मौजूद होंगे। अब हम
समाजी इस्तेहकाम के नज़रिए को नेक्स्ट जो लेक्चर में हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल सोसाइटी क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, फिर आगे हम इसकी डिटेल करेंगे। और इसलिए मैं आपको इसको मज़ीद आगे नहीं पढ़ा रही कि आप जो माशरती हक़ाइक़ का जो नज़रिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें। उसको आपको नहीं अगर समझ आता बार बार रिपीट करें, ठीक है। उसको निकाल के बुक से अंडरलाइन करके करने की कोशिश करें। पहले ये समझने की कोशिश करें कि माशरती हक़ाइक़ है क्या, फिर उसको आसान तरीके से आगे समझने की कोशिश करें। जितनी दफ़ा आप उसको सुनते जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर जो बाकी इसके नज़रियात हैं, लाज़मी बात है कि जो थेरीज़ किसी एक मुफ़क्किर की होती हैं वो एक दूसरे से तकरीबन जो है उनमें कोई ना कोई लिंक मौजूद होता है, तो आपको बाकी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर आपको ये भी पता है कि आपके जो आपका पेपर तो नहीं हुआ लेकिन बाकी पेपर्स तो हो रहे हैं कॉलेज में, तो हो सकता है कि ईद के फ़ौरन बाद आपका भी पेपर हो जाए। तो इसलिए अपनी पूरी जो तैयारी रखिएगा कि आप अपने पेपर्स में अपीयर हो सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने का। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और महफूज रहिए और अच्छी जो है वो पेपर्स की तैयारी करें और अच्छे से पेपर्स दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।